Good morning, all of you. Welcome to Business Advisor Levels training session. And today is day 5 session. It's a rainy morning from my side. I hope you all are doing well. टुडे जो सेशन है ये सेशन बेसिकली हम लोग कुछ फीचर्स को जो एक्स्ट्रा फीचर्स है लाइक से यूटिलिटीज बल्क अपडेट ये सारे फीचर्स को कवर अप करेंगे इस सेशन पे। ठीक है। और जैसा कि मैं स्टार्टिंग पे ही कहा था कि दिस इज़ अ लाइव एंड इंटरेक्टिव सेशंस। तो इस सेशंस में आपकी जो भी क्वेरीज है जो भी डाउट्स है आप जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और जो है आप कोई भी टॉपिक पे आप जो डिस्कस करनी है कोई भी फीचर्स को लेकर के आपको डिस्कस करनी है तो वो आप 1 to 1 इस सेशन पे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्लाइड वाइज। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूटिलिटीज। तो एज ए सॉफ्टवेयर बिजी में बहुत सारी यूटिलिटीज होते हैं। जैसे कि यूटिलिटीज का मतलब हो गया कि कुछ एडिशनल एप्लीकेशंस जो हेल्प करता है बैकएंड से कुछ चीज़ों को आपसे कह सकते हो कि कंप्लीट करना। जैसे कि अगर मैं बैकएंड से कुछ एसएमएस प्रोसेस चलाना चाहता हूँ ईमेल प्रोसेस चलाना चाहता हूँ या कुछ अदर चीज़ें करना चाहता हूँ जैसे डेटा फ्रीजिंग करना हो या कुछ भी करनी हो तो ये यूटिलिटीज का पार्ट होता है। ठीक है। तो मैं एक बार बिजी का स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आ, सबसे पहले कंपनी में लॉगिन कर लेते हैं। आई होप कि आपको आप सबको वॉइस मेरी क्लियर आ रही होगी। एंड स्क्रीन भी विजिबल हो रही होगी सबको। तो अगर किसी को वॉइस की इशू है या स्क्रीन विजिबल नहीं हो पा रही है तो एक बार रिकनेक्ट कर सकते हैं। या अगर आ, मेरे एंड से कोई दिक्कत है तो आप लोग चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं किसी को अगर सबको ही अगर वॉइस में इशू आ रही है या स्क्रीन विजिबल नहीं हो पा रही है तो आ जाते हैं यूटिलिटीज पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे जाना है फिर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है यूटिलिटीज बोल के एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो पहला ऑप्शन जो है डेटा फ्रीजिंग। तो ये डेटा फ्रीजिंग होता क्या है। सबसे पहले इसको समझते हैं कि डेटा फ्रीजिंग क्या है। फ्रीजिंग का मतलब कि कोई भी चीज को आप फ्रीज कर रहे हो। फ्रीज कर रहे हो मतलब इसको कंस्टेंट रख रहे हो इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन चेंजेस कुछ ना कर पाए। तो इस तरह का चीजें जो है अगर आप बिजी में आप कोई भी एंट्री मॉड्यूल पे आप डेटा को फ्रीज करना चाहते हो कि एक पर्टिकुलर डेट रेंज पे ताकि आप एक डेट डाल दें उस डेट तक की जो भी एंट्रीज है वो डेटा उस एंट्रीज फ्रीज कर दे उस मॉड्यूल की चाहे वो सेल हो चाहे वो परचेज हो या रिसिप्ट हो पेमेंट हो कुछ भी हो। तो कोई भी यूजर उसको मॉडिफाई डिलीट कुछ ना कर पाए। तो इस तरह की चीज़ों को जो है डेटा फ्रीजिंग कहा जाता है। अब इसमें दो पॉइंट आता है एक तो पार्शियल होता है एक होता है फुल। तो दोनों में अंतर क्या है। फुल में तो क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन की बहुत तरह की ट्रांजैक्शन होती है पेमेंट रिसीव जनरल कॉन्ट्रैक्ट डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू रिसीव कोई भी ट्रांजैक्शन पूरे ट्रांजैक्शन की जो भी एंट्रीज है सबको फ्रीज कर दूंगा मैं एक डेट रेंज पे मैं डेट डाल दिया उस डेट में फिर फ्रीज कर दूंगा कोई भी मॉडिफाई डिलीट कुछ ना कर पाए। और अगर होता है पार्शियली तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन से मॉड्यूल पे मुझे डेटा को फ्रीज करना है। अगर मुझे चाहता हूँ मैं सिर्फ परचेज वाला जो एंट्री में करके रखा हूँ एक डेट रेंज पे कि इस एक सात तक की जुलाई तक की जितनी भी परचेज एंट्री मैंने करके रखा है उस एंट्री में कोई भी यूजर डेटा को मॉडिफाई डिलीट कुछ ना कर पाए तो मैं उसको एक डेट रेंज पे फ्रीज करके रखना चाहता हूँ तो मैं अपना डेट डिफाइन करके इसको सेव कर सकता हूँ। ठीक है। इसके साथ साथ अगर मुझे अकाउंट्स की ओपनिंग बैलेंस फ्रीज करनी है आइटम की ओपनिंग बैलेंस फ्रीज करनी है। ठीक है। करेंसी कन्वर्जन में मास्टर को फ्रीज करनी है अगर हम डॉलर यूरो में कन्वर्जन रेट सेट कर रहे हैं तो उसको फ्रीज करनी है तो वो कर सकते हैं। डेबिट नोट क्रेडिट नोट एंट्री को फ्रीज करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं दैट इज रेफरेंस मैनेजमेंट। तो ये रेफरेंस मैनेजमेंट होता क्या है दैट इज
अब देखो, जैसे कि सॉफ्टवेयर में आप लोग जब एंट्री करते हो तो बिल सेव करते वक्त एक बिल बाय बिल रेफरेंस का बॉक्स खुलता है जहाँ पर आप रेफरेंस नंबर मेंटेन करते हैं, फिर ड्यू डेट डालते हैं या ड्यू डेट जनरेट होता है, और आप सेव करते हैं, तो उस बिल के अगेंस्ट पे फिर आप पेमेंट रिसीवेंटी एडजस्ट करते हैं करते वक्त। तो इस टाइप की जो रेफरेंसेस है, ये रेफरेंस जो है पार्ट है, इस मैनेजमेंट के अंदर तीन ऑप्शन दिया गया है। एक तो क्लियर रेफरेंस। तो क्लियर रेफरेंस का मतलब हो गया कि जैसे अगर आप कोई परचेज बिल एंट्री किया है या सेल बिल, कोई भी आपने बिल एंट्री किया है जिसके अगेंस्ट पे आपकी एक रेफरेंस जनरेट हो रही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई दूसरा पार्टी ले लेता हूँ, बस बिजी इनपुट कई मैं रेफरेंस को ऑन कर देता हूँ, बिल बाय बिल रेफरेंस को। ये मैंने ऑल टाइम बटन प्रेस करके हाथों हाथ यहीं से कर दिया, ठीक है। और इसको जब मैं सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक रेफरेंस अभी ब्लैंक करिए, अगर मान के चले मैंने न्यू रेफरेंस जनरेट कर दिया इसका, ठीक है। अब हो सकता है कि मैंने ऐसे 50-60 एंट्री कर चुका रेफरेंस जनरेट करके, अब बाद में मुझे पता चला कि मैंने रेफरेंस नंबर गलत डाला था या ड्यू डेट मैंने मुझे चेंज करना है गलत से। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं सारे एंट्री से मैंने जो अभी रेफरेंस जनरेट करके रखा था वो सारे क्लियर कर दे, हटा दे, मैं फ्रेश से करूंगा। तो मैं एक बार में ये यूटिलिटी चला सकता हूँ बैकएंड से, क्लियर बिल रेफरेंस वाइज। अब यहाँ पर अगर मैं सारे पार्टीज का क्लियर करना चाहता हूँ या एक पार्टी का, मैंने बोला सिर्फ बिजी इन्फो क्रिएटेड जो भी मैंने एंट्री किया उससे मेरी रेफरेंस को क्लियर कर दे। तो ये बता रहा कि यू हैव चूजन टू डिलीट ऑल द बिल रेफरेंस फ्रॉम द अकाउंट मेंशन अबव। इसको यस करेंगे तो ये आपका रेफरेंस क्लियर कर देगा। मतलब अगर मान के चलिए अगर आप नेक्स्ट टाइम परचेज में जा रहे हो, उसी एंट्री पे मॉडिफाई करके आप चेक करने जा रहे हो, तो वहां पर आप देख सकते हो कि ये रेफरेंस क्लियर कर दिया, जो मैंने रेफरेंस जनरेट करके सेव किया था एंट्री, वो रेफरेंस फिर से हटा दिया है यहाँ से, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है आप सेट कर सकते हैं रेफरेंस मैनेजमेंट मैनेजमेंट विजार्ड का, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेसिकली आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, दैट इज बैच वाइज रेफरेंस। अब बैच वाइज रेफरेंस में होता क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई भी बैच नंबर, मतलब आइटम में आप बैच नंबर यूज करते होंगे, सपोज मेडिसिन सेक्टर्स जो है बैच नंबर यूज करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अगर आप कोई भी बैच नंबर पे बेसिकली आपने एंट्री कर लिया, सपोज आपने परचेज भी कर लिया और सेल भी एडजस्ट कर लिया, राइट। अब आप चाहते हो कि मैंने जो गलत बैच नंबर सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। सो उन दैट केस आपका जो है बेसिकली आपको जो है वो एडजस्टमेंट हटा देगा एंटी मॉड्यूल से, ठीक है। तो ये जो बैच वाइज का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप बैच नंबर को हटाना चाहते हैं, तो इन दैट केस आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जो है इस वाला यूटिलिटीज को चलाना है बैच वाइज रेफरेंस की, ठीक है। यहाँ से एक आइटम के अगेंस्ट में सारे बैच नंबर की एडजस्टमेंट को सेल से हटानी है। ये अब जो आपने एडजस्ट करके रखा है सेल पे परचेस के अगेंस्ट पे, तो वो हटानी है। तो आप एक आइटम के लिए हटाना चाहते हैं, सारे आइटम के लिए हटाना चाहते हैं, जिस जिस आइटम में आपने बैच नंबर यूज किया है या एडजस्ट किया है सेल बिल में, उसको वहां से हटाना चाहते हैं, एडजस्टमेंट को हटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ये क्लियर बैच रेफरेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑटो एडजस्टमेंट रेफरेंस पे। तो ऑटो एडजस्टमेंट रेफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अ, इसके अंदर भी दो पॉइंट होते हैं, जैसे बिल बाय रेफरेंस। अब क्या होता है कि मान के चलिए आपने तो रेफरेंस जनरेट कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने ये इस परचेज का आपने रेफरेंस जनरेट कर लिया, ठीक है, न्यू रेफरेंस करके आपने जनरेट कर लिया। अब ये जो है आपने जब इस परचेज के अगेंस्ट में पेमेंट एंट्री किए, उस टाइम आपने वो बिल को एडजस्ट नहीं किया, जिस परचेज बिल के अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हो आपने वो बिल को एडजस्ट नहीं किया, ठीक है। ये एडजस्टमेंट आपने ब्लैंक छोड़ के इसको जो है सेव कर दिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि बैकएंड से मैं वो रेफरेंस को एडजस्ट कर दूं, तो कैसे पॉसिबल है? तो ऐसे आपने बहुत सारे पेमेंट एंट्री कर लिए, बहुत सारे रिसीव एंट्री कर लिए जो बिल के अगेंस्ट में आपने एडजस्ट नहीं किया है। तो अब इसमें पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाती कि हर एक पेमेंट रिसीव में जाके मैनुअली मैं एडजस्ट करूँ बिल को, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मुझे अगर टाइम कंज्यूम करना है या रिड्यूस करनी है तो मैं ये यूटिलिटीज को यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें क्या होता है फीफो मेथड पे वो एडजस्ट कर लेगा। हो सकता है कि उस पार्टी की 5-6 बिल हो, तो जब वो उस पार्टी की आपने रिसीव एंट्री भी किया है और पेमेंट एंट्री भी फॉर एग्जांपल करके रखा हुआ है, तो अगर रिसीव एमटी में आपको जो फर्स्ट बिल उसके नाम पे जनरेट हुआ था फीफो मेथड पे, आपको उस बिल के अगेंस्ट पे पहले एडजस्ट करनी है, ठीक है।
तो वो फीफो मेथड पे एडजस्ट कर लेगा। ठीक है। अब इसको अगर आप सारे पार्टी के लिए चलाना चाहते हैं, ये एक पार्टी के लिए चलाना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको ओके करें। अब देखिए बता रहा है कि ये एडजस्ट कर देगा फीफो मेथड पे आपकी परचेज बिल को। बिजी इन्फोटेक मेरा क्रेडिटर है, इसलिए मैंने पेमेंट एंट्री किया था, तो परचेज बिल में एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर दिया। अब जो मैंने पेमेंट एंट्री किया था उसको मैं एक बार मॉडिफाई करके देख रहा हूँ कि मेरा एडजस्टमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो जब मैं चेक करने जा रहा हूँ एंटर करके बिजी इन्फोटेक के बाद, ये देखिए मेरा एडजस्टमेंट फीफो हुआ, क्योंकि बिजी इन्फोटेक के नाम पे मैंने दो बिल चढ़ाया था। तो उसने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में दो बिल को एडजस्ट कर लिया, पहला बिल से एडजस्ट कर दिया, फिर बाकी जो बैलेंस बचा रहा वो दूसरे बिल से एडजस्ट कर दिया। ठीक है। तो मुझे मैनुअली एडजस्टमेंट सिर्फ करना नहीं पड़ा, सिस्टम ने ऑटोमेटिक बैकएंड से फिफो मेथड पे कर दिया। ठीक है। सेम चीज बैच वाइज के लिए भी है। अगर ऑटो एडजस्टमेंट फिफो मेथड में आपको आइटम बैच नंबर वाइज बिल सेल बिल में एडजस्ट करनी है, तो आप यहाँ से प्रोसेस चला सकते हैं। एक आ जाते हैं रेफरेंस एडजस्टमेंट विजट। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें आप डिसाइड करोगे कि कौन से बिल के अगेंस्ट में किस रिसीव एंट्री या किस पेमेंट एंट्री को एडजस्ट करना है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट से चलता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल एक मैं बिल बना लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा कैप्शन चेंज कर देता हूँ ताकि क्लियरिटी रहे चीज़ है। इसको मैं सेल रख लेता हूँ। मान के चलिए मैंने एक बिल बनाया है, फॉर एग्जांपल एक पार्टी ले लिया, ये रिटेल पार्टी ले लिया। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। ये हमने सेव कर दिया। और ये अब वो इसके अगेंस्ट में हमने रिसीव एंट्री भी कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने रिसीव एंट्री किया और कुछ अमाउंट डाल दिया फॉर एग्जांपल, और हमने एडजस्ट नहीं किया, इसको छोड़ दिया। अब मैं रेफरेंस एडजस्टमेंट यूजर जो यूटिलिटी के अंडर है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, उसके अंदर जाऊंगा रेफरेंस मैनेजमेंट में, रेफरेंस एडजस्टमेंट विजट, बिल रेफरेंस। अब मैंने बताया कि मुझे सारी बिल दिखाएगा या अनक्लियर बिल है जो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अगर मैं अनक्लियर बिल देखना चाहता हूँ तो अनक्लियर बिल में मैं रिटेल सेलेक्ट करूंगा, जो अभी तक जिसके अगेंस्ट में मुझे पेमेंट मिला नहीं है या मैंने पेमेंट किया नहीं है। ठीक है। तो ये बता देगा अनक्लियर भी, ये दो बिल अनक्लियर पड़ा हुआ है, ये दो रिसीवेंटी मैंने किया हुआ जिसके अगेंस्ट मैं एडजस्ट नहीं किया हूँ। तो ये 1000 रुपये का भी रिसीवेंटी मैंने अभी किया हूँ, और ये सेल बिल का एंट्री अभी मैंने किया है। तो अगर मैं ये रिसिप्ट को इस सेल बिल के साथ एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं माउस से इसको ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ दूंगा, रिलीज कर दूंगा माउस। तो इसमें मुझे बोल देगा कि एडजस्ट करना है इस 5 नंबर के। हो सकता है कि इसमें और भी बिल हो, तो ये और भी बिल का लिस्ट दिखा रहा है, तो अगर आप चाहते हो 5 नंबर नहीं, मैं 1 नंबर के साथ एडजस्ट करना चाहता हूँ बिल, तो वो भी कर सकते हैं। और इसको ओके कर दिए, ये यस कर दिए, तो ये एडजस्टमेंट हो गया रिसिप्ट का। ठीक है। तो ये आपको जो है दिखा देगा, बता देगा कि ये अपना बिल एडजस्ट हो चुका है। ठीक है। तो इस टाइप की जो मैनुअल एडजस्टमेंट अगर आपको करनी है बैकएंड से, तो आप ये मैनुअल एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ना कि आपको रिसीव में जाके मॉडिफाई में जाके फिर एंटर एंटर प्रेस करके एडजस्टमेंट में जाके करना होगा। आप ये से भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं ईमेल पे। ओके। सो ईमेल पे जो है बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको ईमेल सेंड करनी है, ठीक है, तो ईमेल में क्या होता है कि किसी को अगर हमें एक ही मेल भेजना है, सबको एक ही मेल भेजना है, एक ही सब्जेक्ट भेजना है, एक ही अटैचमेंट भेजना है, तो हम यहाँ पर इस वाले यूटिलिटी को यूज कर सकते हैं, जिसमें एक पार्टी को भेजना है, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स को भेजना है, या जो है पिक मेल फ्रॉम वाउचर। मतलब अगर हमने मेल आईडी का कोई भी सेल एंट्री या परचेज एंट्री में पार्टी जब सिलेक्ट करते हैं, वहाँ पर बिलिंग का शिपिंग का बॉक्स खुलता है, वहाँ पर अगर हमने ईमेल आईडी वगैरह कुछ चेंजेस रखा है, तो वहाँ से पिक कर ले। ठीक है, या फ्रॉम पार्टी मास्टर पिक कर ले, या फ्रॉम बिलिंग डिटेल से पिक कर ले, तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। बाकी हेडर्स में अगर आपको लिखना है डियर सर, और फुटर्स में आपको कुछ रिगार्ड्स आपके कंपनी के नाम, और बॉडी में जैसे हम मेल कंपोज करते हैं वैसे आप लिख के बिल, अगर कोई फाइल आपको अटैच करके भेजनी है सब पार्टी को, तो आप फाइल यहाँ से अटैच करके भेज सकते हैं। ठीक है। एसएमएस, एसएमएस का भी पार्ट वही है कि अगर आपको एक बार में सारी पार्टी को एक मैसेज भेजनी है जो कि कॉमन है, ठीक है, इसके साथ अगर आपको पीडीएफ अटैचमेंट की लिंक भेजनी है तो वो भी अटैच कर सकते हैं। और अगर कॉमन मैसेज सबको भेजनी है एक बार में, अगर मान के चलिए आपकी कुछ ऑफर चल रहे हैं आइटम पे, तो वो आप एज ए मैसेज आप सारे कस्टमर्स को जो है आपको भेजनी है, तो आप यहाँ से जो है मल्टीपल मैसेज एक बार में
सेट कर सकते, मतलब मल्टीपल कस्टमर को एक मैसेज एक बार में सेंड कर सकते हैं। ऑफलाइन ईमेल, एसएमएस और नोटिफिकेशन क्या होगा? नोटिफिकेशन भी एक तरह का वही है, मैसेज के माध्यम से या बीएनएस के माध्यम से आप भेज सकते हैं। ईमेल एसएमएस ऑफलाइन मतलब कि हो गया कि अगर मान के चले आपने, जब आप ईमेल या एसएमएस करने जा रहे थे उस टाइम कभी आपका सर्वर डाउन हो गया था, या किसी भी कारण से नेटवर्क के कारण से आपका वो गया नहीं, वो कैंसिल हो गया या पेंडिंग हो गया, तो वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। अब यहाँ से भी आप सिलेक्ट करके एक बार में सेंड कर सकते हैं। ठीक है। आ कस्टमाइजेशन वाला पार्ट तो ये बेसिकली एक ये पॉइंट होता है कि अगर कोई सॉल्यूशन पार्टनर्स आपको कस्टमाइजेशन फाइल देते हैं तो आप उसको फाइल को जो है यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है। ब्लॉक और डीएक्टिवेट का मतलब हो गया कि दोनों का, देखिए कॉन्सेप्ट सेम है, बट इसमें फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है। ब्लॉक का मतलब हो गया कि आपको वो अकाउंट या वो आइटम को आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से एंट्री पे आपको ब्लॉक करना है। अगर आपको सारे एंट्री पे ब्लॉक करना है तो ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्टिव करना है तो सिलेक्टिव में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से मॉड्यूल पे आपको ये पार्टी को ब्लॉक करना है, ताकि ये पार्टी से कोई एंट्री ना कर पाए उस एंट्री मॉड्यूल पे। ठीक है, सेल पे या परचेस पे। लेकिन ये नाम दिखेगा लिस्ट पे। डीएक्टिवेट के क्षेत्र में क्या है कि ये करने भी नहीं देगा और लिस्ट में नाम भी नहीं दिखेगा। जब आप पार्टी का नाम ड्रॉप डाउन लिस्ट से सर्च करने जाएंगे तो पार्टी का नाम ही नहीं दिखेगा, जब अगर आप इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं तो। ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है ब्लॉक और डीएक्टिवेट में। ठीक है। मैपिंग मास्टर्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है, अगर आपको कोई नाम के साथ अगर कोई अकाउंट्स को मैप करना है कि भाई ये अकाउंट का नाम मेरा इस पार्टी मतलब इस मास्टर के साथ मेरा मैप किया हुआ है, मतलब ये एबीसी पार्टी और मेरा बीसीडी पार्टी एक ही है देखा जाए तो आप उसको जो है एक बार में मैप करके रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस पे आ जाते हैं स्लाइड पे, दैट इज बल्क अपडेशंस। ठीक है। तो बल्क अपडेशंस में क्या होता है कि अगर मान के चलिए आपको बल्क अपडेशन का कॉन्सेप्ट, जैसे मैं कह रहा था कि बैकएंड से अगर कुछ आपको अपडेशन चलानी है, जैसे एक बार में आपको जो है बल्क रिसीव पेमेंट एंट्री एक बार में एंट्री कराना है, आपको जो है प्राइस आपकी हर आइटम्स की प्राइस सपोज इंक्रीज हो रही है 10% करके या 10 रुपए करके इंक्रीज हो रही है, तो उसको एक बार में बल्क चलानी है, सारे आइटम में प्राइस अपडेट हो जाए, मुझे हर एक प्राइस आइटम में जाके मॉडिफाई ना करना पड़े। तो इस तरह की चीजें को बोलते हैं हम लोग बल्क अपडेशंस। ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते हैं बिजी में कैसे कैसे फीचर्स है बल्क अपडेशंस के अंदर। तो आप देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑप्शन आ जाती है बल्क अपडेशंस। इसके अंदर पहला ऑप्शन जो आता है अपडेट बैलेंस शीट स्टॉक। तो ये बेसिकली आपका जो है आपको स्टॉक बुक स्टॉक, जो आपकी बुक स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है उसके हिसाब से आपकी पीएल बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करानी है या जीपी रेशियो के बेसिस पे रिफ्लेक्ट करानी है। ठीक है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन ये आता है, ये जो है मर्ज मास्टर, ये एक अच्छा फीचर्स रहता है जिसमें क्या होता है कि मान के चलिए आपने अगर कोई आइटम को, आपने एक आइटम एबीसी नाम से बना लिया और उस आइटम से या उसमें आपने यूनिट पीस ले लिया और उस आइटम से तकरीबन आपने 100 एंट्री कर चुके हैं। अब आपको लगा कि आइटम में आपने यूनिट गलत डाला था या नाम गलत डाला था, तो आप जब उसको आइटम को ठीक मॉडिफाई करने जाएंगे यूनिट को, तो वो बोलेगा ऑलरेडी इसका एंट्री हो चुका है, अब इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इसकी एक कॉपी आइटम में बना लूँ नया आइटम, और इस नया आइटम के साथ ये पुराने आइटम को मर्ज कर दूं, ताकि पुराने आइटम जितनी जो भी एंट्री में मैंने करके रखा है वो पूरा वो एंट्री से पुराना आइटम हट जाए और मेरा नया आइटम ऑटोमेटिकली पिक हो जाए, मुझे हर एक एंट्री में जाके मैनुअली मॉडिफाई ना करना पड़े। ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है मर्ज मास्टर से कर सकते हैं। आइटम में जाइए, चाहे अकाउंट्स पे, चाहे वो आइटम्स का नाम क्यों ना हो या अकाउंट्स का नाम क्यों ना हो। तो आइटम में सोर्स आइटम मतलब पुराना आइटम। ठीक है, जैसे ये पुराना आइटम हो गया ये। अब आपका नया आइटम मान के चलिए ये है फॉर एग्जाम्पल आइटम बी। ठीक है। अब इसके बाद भी एक ऑप्शन पूछता है कि सोर्स आइटम डिलीट सोर्स आफ्टर आइटम आफ्टर मर्जिंग, मतलब सिस्टम ये कह रहा है कि अगर आपने सोर्स आइटम मतलब पुराना आइटम हर एंट्री से हटा दिया, तो आप उसको हटाने के बाद आप मास्टर से भी डिलीट करना चाहते हैं ताकि मास्टर पे भी वो आइटम ना रहे। अगर मैं यस करूंगा तो मास्टर से भी वो डिलीट कर देगा। ठीक है। तो मैं इसको यस करूंगा तो ये डिलीट भी हो गया। ठीक है। मर्ज विद बता रहा डेटा फॉर आइटम एप्पल हैज बीन मर्ज विद आइटम बी। अब अगर मैं मास्टर में जाके चेक करूं आइटम एप्पल बोल के कुछ है कि नहीं, तो मुझे कोई आइटम एप्पल बोल के कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। और जो भी मैंने एंट्री करके रखा था सेल एंट्री आइटम एप्पल नाम से, वो मेरा कन्वर्ट हो गया आइटम बी नाम से। ठीक है, ये आइटम एप्पल नाम से मैंने रिटेल कस्टमर का अभी
एंट्री किया था, तो वो चेंज हो गया आइटम भी। ठीक है, तो इस तरह की यूटिलिटीज जो है आपको, अपडेशन जो है आपको हेल्प करेगा। डिलीट अनयूज मास्टर, ये बेसिकली अगर आपको डेटाबेस को से अनयूज मास्टर हटाने हैं, आपको डिलीट करनी कि ये आइटम मेरा लगता नहीं है, ये अकाउंट्स मेरा लगता नहीं है, तो एक बार में आप डिलीट कर सकते हो। अपडेट आइटम टैक्स कैटेगरी एंड एचएसएन कोड। अब ये होता है कि अगर कस्टमर कहता है कि भाई मेरा, या कस्टमर की अगर रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे हर आइटम का टैक्स कैटेगरी को एक बार में अपडेट करना है, या एक ग्रुप ग्रुप ऑफ आइटम है जिस ग्रुप का आइटम का टैक्स कैटेगरी हमेशा 18% ही है, उस ग्रुप के अंदर जो भी आइटम्स है मेरे, उसके टैक्स कैटेगरी 18% ही है, तो मैं एक बार में ये यूटिलिटी चला सकता हूँ ताकि आइटम मास्टर में ऑटोमेटिक मेरा टैक्स कैटेगरी बैठ जाए। या अगर मैं एचएसएन कोड अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं ग्रुप वाइज या सिलेक्टिव आइटम वाइज या ऑल आइटम पे भी एचएसएन कोड को एक बार में अपडेट करके रख सकता हूँ, जो भी मेरा एचएसएन कोड नया आया हुआ है, तो न्यू एचएसएन कोड मेरा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है आप यूटिलिटी के माध्यम से, सॉरी, बल्क अपडेट के माध्यम से कर सकते हैं। अपडेट आइटम क्रिटिकल लेवल। अब जैसे हम लोग देखते हैं जब हम मास्टर में आइटम्स क्रिएट करते हैं तो वहां पर अगर हमें क्रिटिकल लेवल सेट करनी है, जैसे रीऑर्डर लेवल हो गया, मिनिमम लेवल हो गया, मैक्सिमम लेवल हो गया, तो ये चीज मैं बैकएंड से सारे आइटम में एक बार में चलाना चाहता हूँ प्रोसेस, कि एक बार मैं मिनिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल जो है बैठ जाए, मुझे हर एक आइटम में जाके मैन्युअली डालना ना पड़े। ये बल्क अपडेट में जो है आइटम क्रिटिकल लेवल से आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने स्पेसिफाई बिलो कर दिया और यहाँ पर अगर आपने डाल दिया, तो ये मिनिमम लेवल सारे आइटम के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, सारे आइटम पे वही मिनिमम लेवल बैठ जाएगा। ठीक है, अपडेट आइटम प्राइस स्लैश डिस्काउंट। अब ये जैसे मैं कह रहा था कि अगर किसी आइटम का प्राइस बढ़ गया है, अगर आपके कंपनी में आपने अपनी आइटम्स के प्राइस बढ़ा दिए या कम कर दिए कुछ परसेंटेज या कुछ वैल्यू, तो आपके पास सपोज 2000 आइटम्स है, तो आपको पॉसिबल नहीं है हर आइटम में जा जाके मॉडिफाई करना प्राइस। तो अब ये यूटिलिटी से, ये मतलब ये अपडेशन से आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। तो ये फील्ड टू बी अपडेट मतलब कौन सा फील्ड को अपडेट करना है, अगर आपको सेल प्राइस बढ़ानी है कम करनी है तो सेल प्राइस को सिलेक्ट कर ले, और इसका बेसिक क्या लगेगा, बढ़ेगा सेल प्राइस या कमेगा या इक्वल रहेगा, सेम रहेगा प्रीवियस रेट के साथ। अगर ये बढ़ेगा तो ऐड करूंगा, बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, परसेंटेज में बढ़ेगा या एब्सोल्यूट अमाउंट में बढ़ाऊंगा। अगर 100 रुपये मैंने पहले प्राइस डाल के रखा था, अगर 10 रुपये यहाँ डाल दूंगा तो 110 रुपये हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू मेरा पुराना सेल प्राइस। तो मैं पुराना सेल प्राइस वाला बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया विथ रेस्पेक्ट टू सेल प्राइस। ठीक है, कोई ऐसा भी होता है, किसी को ऐसी रिक्वायरमेंट भी होता है कि मैंने परचेस प्राइस डाल दिया, तो परचेस प्राइस से मैं 10% मार्जिन बढ़ा के मेरा सेल प्राइस जनरेट करूंगा, तो मैं विथ रेस्पेक्ट टू परचेस प्राइस करूंगा, तो परचेस प्राइस अगर मेरी मास्टर में डिफाइन किया हुआ है उस प्राइस को पकड़ के मेरी 10% बढ़ा के मेरी जो है सेल प्राइस जनरेट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है आप सारे आइटम पे यूज करा सकते हैं, ग्रुप ऑफ आइटम पे लगा सकते हैं। सिर्फ प्राइस भी नहीं, आप डिस्काउंट के भी फंक्शन सेट कर सकते हैं। अगर आपको सेल डिस्काउंट बढ़ाना है सारे आइटम्स का, कि 2% का सेल डिस्काउंट और बढ़ गया है या घटाना है, तो आप ये प्रोसेस से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फील्ड टू बी अपडेट, मतलब नया नया जो आपका डिस्काउंट होगा वो इस पे अपडेट होगा, और किसके बेसिस पे, पुराना डिस्काउंट का बॉक्स ये है विथ रेस्पेक्ट टू। ठीक है, सेम फॉर द सेल डिस्काउंट एंड सेम फॉर द परचेज डिस्काउंट ऑल्सो। अपडेट आइटम डिस्काउंट स्ट्रक्चर। अब वो स्ट्रक्चर क्या हो गया, आपने तो वैल्यू डाल दिया, चाहे वो परसेंटेज में हो चाहे वो अमाउंट पे हो, तो वो सिस्टम को पता कैसे चलेगा। आपने 10 डाल दिया, अब 10 रुपए है या 10% है, वो कैसे पता चलेगा, तो वो स्ट्रक्चर से पता चलता है। तो स्ट्रक्चर नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे अगर हमें आइटम वाइज डिस्काउंट फिक्स करनी है, तो हम डिस्काउंट वैल्यू तो फिक्स कर देते हैं, उसके साथ हमें स्ट्रक्चर भी टैग करना होता है, अदरवाइज सिस्टम को पता कैसे चलेगा ये 10 रुपए है या 10 परसेंटेज है। इससे स्ट्रक्चर से पता चलता है कि अगर हम परसेंटेज सेट करें तो परसेंटेज होगा, और परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करेगा, प्राइस पे कैलकुलेट करेगा या अमाउंट पे कैलकुलेट करेगा। या अगर एब्सोल्यूट अमाउंट है तो मैं एब्सोल्यूट अमाउंट सेलेक्ट करूंगा, 10 रुपये डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये हम आइटम मास्टर में अगर हर एक आइटम क्रिएट करते वक्त मैं अगर स्ट्रक्चर डिफाइन करके नहीं रखना चाहता हूँ, मैं एक बार में एक साथ सबका स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मैं ये बल्क अपडेट से कर सकता हूँ। अपडेट आइटम डिस्काउंट स्ट्रक्चर, तो मैं यहाँ पर ऑल आइटम पे, अगर मुझे सारे आइटम पे एक ही स्ट्रक्चर सेट करके रखना है, सेव करूंगा तो सारे आइटम में मेरा ये डिस्काउंट स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब जैसे ये परसेंटेज कर दिया, तो मैं आइटम में मॉडिफाई करके देखूंगा कोई भी आइटम पे, तो मेरा डिस्काउंट स्ट्रक्चर तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा और ये बैठ जाएगा, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं।
दैट इज मार्कअप। जैसे प्रीवियस सेशन में मैंने डिस्काउंट और मार्कअप में बताया था कि डिस्काउंट जो होती है वो सब्ट्रैक्ट करता है जो भी आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू है या जो भी आपके आइटम की प्राइस है उसको कम करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। बट मार्कअप जो है प्राइस को बढ़ाता है या आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू को बढ़ाता है। तो मार्कअप कोई उसको एज हिडन कॉस्ट यूज करता है कि ट्रांजैक्शन करते वक्त ही उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस डाल के वो प्राइस को बढ़ा देगा हाथों हाथ। तो सेम चीज मार्कअप के क्षेत्र में भी आप कर सकते हैं। अगर एक बार में सारे मार्कअप आप स्ट्रक्चर ऐड करना चाहते हैं, मार्कअप के भी स्ट्रक्चर आप परसेंटेज में सेट करना चाहें या एब्सोल्यूट अमाउंट पे मार्कअप का प्राइस बढ़ जाए, तो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं ताकि हर आइटम में मार्कअप स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बैठ जाए। ठीक है। मल्टी अकाउंट क्रिएशन स्लैश मॉडिफिकेशंस, अब ये एक फीचर्स है जिसमें कि ये फैसिलिटीज आपको मिल जाएगा कि एक बार में सारे अकाउंट्स को आप एक ही स्क्रीन से मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको हर एक अकाउंट्स पे जा जाके एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर में जाके अकाउंट्स में जाके मॉडिफाई में जाके एंटर करके फिर ऐसे चेंज करके सेव करके फिर दूसरे अकाउंट पे जाना नहीं पड़ेगा। तो आप कोई अगर किसी को अगर रिक्वायरमेंट है मुझे एक्सेल जैसा स्क्रीन मिल जाए जहाँ पर मैं फिलअप कर दूंगा एक बार मैं सेव करूंगा तो वहीं से मेरी डेटा अपडेट हो जाए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बल्क मल्टी अकाउंट क्रिएशन मॉडिफिकेशन क्रिएट करना हो तो भी कर सकते हैं, मॉडिफाई करना हो प्रीवियस को तो भी कर सकते हैं। ठीक है। और एक्सेल से कॉपी पेस्ट भी चलता है यहाँ पर। अगर आपने एक्सेल में ऐसे ही कॉलम वाइज बना के रखा है और वहीं से कॉपी करके यहाँ पर कर्सर रख के कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे तो हर कॉलम में वो फील्ड जो है इंफॉर्मेशन बैठ जाएंगी एक्सेल से कॉपी होके। अब अगर मैं मॉडिफाई करता हूँ तो की फील्ड मैंने नाम ले लिया, नाम से मैं मॉडिफाई अपडेट करूंगा। अब यहाँ पर ग्रुप, अगर मुझे संडी डेटा मॉडिफाई करना है तो मैंने संडी डेटा सिलेक्ट कर लिया, सो लिस्ट में क्लिक कर लिया और जो भी मेरी डेटा बनी हुई है मैं इसको सिलेक्ट ऑल करूंगा और मैं ओके करूंगा। राइट। अब यहाँ पर जो है आपकी जितने भी डेटर्स के नाम होंगे वो आ गए। अब यहाँ पर जो है आप मान के चलिए आपको कोई ओपनिंग बैलेंस एक बार में डालना है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस एक बार में डाल दिया। ठीक है। आपने इसको जो है सेव कर दिया, तो ये जो है एक बार में मास्टर्स पे अपडेट हो जाएगी। ठीक है। अगर आप मास्टर में चेक करने जाएंगे आप देख सकते हो इसकी ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर ऑटोमेटिकली बैठ गया। ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे आप मॉडिफाई हो रहा है वैसे क्रिएट भी हो सकता है। अगर आप ऐड न्यू करना चाहते हैं तो आपने सपोज अमित नाम से एक पार्टी बनाना चाहते हैं, अमित एंड कंपनी फॉर एग्जाम्पल, ये इसका ग्रुप हो गया संडी डेटर्स। ठीक है। हमने इसको सेव कर दिया। ऐसे सपोज सुनील एंड कंपनी बोल के एक और पार्टी बना लिया, ये मेरा संडी डेटर हो गया। दूसरा अगर मुझे कोई क्रेडिटर पार्टी बनाना है, सपोज क्रेडिटर नाम दे देता हूँ, क्रेडिटर पार्टी वन। ओके। इसको संडी क्रेडिटर के अंदर रख लेता हूँ। तो ऐसे करके अगर मुझे इसके साथ कुछ और फील्ड भी इंसर्ट करनी है तो मैं सिलेक्ट फील्ड बटन में क्लिक कर सकता हूँ। अगर मुझे एड्रेस लाइन भी चाहिए मैं एड्रेस लाइन को सिलेक्ट करके ये क्रेडिटर साइन में क्लिक कर दूंगा। अगर कोई भी फील्ड आपको चाहिए नहीं क्रिएशन पे या मॉडिफिकेशन पे, उस फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं और ये लेस देन साइन को सिलेक्ट क्लिक कर सकते हैं। तो ये इस सिलेक्टेड फील्ड से हट जाएगा। अगर ये वाला भी नहीं चाहिए तो इसको भी ये लेस देन साइन पर क्लिक करिए, ये हट जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो आपको अलियास भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा दिया। अकाउंट नेम, अकाउंट ग्रुप और एड्रेस चाहिए। अगर एड्रेस की लाइन वन है जैसे लाइन टू भी एड्रेस चाहिए तो आप लाइन टू एड्रेस भी ले सकते हैं। ठीक है। लाइन टू एड्रेस को सिलेक्ट कर लिए, ग्रेटर देन साइन को क्लिक कर लिया और सेव कर लिया। तो ये डेटा जो है इसमें कॉलम ऐसे बन जाएंगे, नेम ग्रुप एड्रेस लाइन वन एड्रेस लाइन टू। अब आप अपना बना लीजिए सुनील एंड कंपनी, ये आपने ग्रुप कर दिया संडी डेटर्स। इसकी एड्रेस जो भी है आपने डाल दिया दिल्ली। ठीक है। वजीरपुर सेकंड एड्रेस हमने डाल दिया सपोज वजीरपुर। तो ऐसे अगर आपने ऐसे मल्टीपल बना लिया, एक्सेल से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिए और इसको सेव कर दिए, तो यहीं से आपकी जो है क्रिएट हो जाएगी अकाउंट्स। अगर आप चेक करने जाओगे अभी सुनील, इसकी देखिए ये ग्रुप भी टैग हो गया संडी डेटा, इसकी फर्स्ट एड्रेस और सेकंड एड्रेस भी ऑटोमेटिक बैठ गया। ऐसे ईमेल आईडी, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, कोई भी फील्ड अगर आपको एक बार में बल्क मतलब क्रिएट करनी हो, बल्क अपडेट के माध्यम से मॉडिफाई करनी हो थ्रू दिस मल्टी अकाउंट क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशंस, तो आप कर सकते हो। सेम आइटम क्रिएशन और मॉडिफिकेशन के क्षेत्र में भी सेम चीज़ है। अगर आइटम पे भी आपको कुछ फील्ड्स जो है मॉडिफाई करनी है तो आप यहाँ से फील्ड को सिलेक्टेड फील्ड पे लेके आ सकते हैं, कोई भी फील्ड को सिलेक्ट करके ग्रेटर देन साइन करके, या कोई भी फील्ड आपको सिलेक्ट फील्ड से हटानी है तो उसको सिलेक्ट करके लेस देन साइन सिलेक्ट करके सेव कर दे। तो उस हिसाब से कॉलम ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी, कॉलम बन जाएंगे।
ठीक है। अब उसके बाद अगर आप लोड मास्टर में जाके आप जो है आइटम्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल करेंगे, उससे पहले आप मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कर लें। अगर आपको नया आइटम बनाना है तो नया आइटम भी आप सिलेक्ट करके आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, टाइप करके एक बार में सेव कर सकते हैं। मल्टी टैक्स कैटेगरी क्रिएशन मॉडिफाइंग, ये भी एक तरह का वही हो गया कि अगर आपको टैक्स कैटेगरी, जैसे बाय डिफॉल्ट बिजी में बहुत सारे टैक्स कैटेगरी रहता है, 18%, 12%। अब कम गवर्नमेंट ने 4-5 टैक्स कैटेगरी और इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आपको एक बार में यहाँ से क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ से टैक्स कैटेगरी जो है क्रिएट कर सकते हैं, या मॉडिफाई करना है तो कर सकते हैं। बल्क वाउचर क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन, ये भी एक पॉइंट होता है जिसमें अगर आप चाहते हो, बिजी में जैसे एक्सेल से इंपोर्ट करने का ऑप्शन दिया गया है कि अगर किसी ने 25 घंटे एक्सेल में करके रखा है तो एक्सेल से बल्क अपडेट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक्सेल से इंपोर्ट मोड नहीं यूज करना चाहते, आप ऐसा स्क्रीन चाहते हो एक्सेल जैसा जहां पर आप टाइप कर दोगे या एक्सेल से कॉपी पेस्ट कर दोगे तो वहीं से आपकी एंट्री क्रिएट हो जाएगी, तो ये बल्क वाउचर क्रिएशन मॉडिफिकेशन से हो सकता है। मान के चलिए आप परचेज में गए और आपने वन टाइम एक टेम्पलेट बना लिया, आपने परचेज से लेकर के ऐड फॉर्मेट कर दिया, ठीक है, जो भी मैंने नाम दे दिया, अब उसको सिलेक्ट करके कन्फिगर में गया और लोड डिफॉल्ट कर दिया, यस करके इसको जो है कर दिया। अब यहाँ से आपको जो जो जैसे बाय डिफॉल्ट ये सारे फील्ड आ गए, आपने उसको सेव कर दिया आपने। अब जब परचेज सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया, फिर ये अपडेट बटन आप क्लिक कर लिया, यहाँ पर देखिए सारे कॉलम उस हिसाब से बन जाएंगे, क्वांटिटी यूनिट प्राइस अमाउंट। अब आपको नया एंट्री करना है, जैसे आपने सीरीज सिलेक्ट कर लिया मेन, अब आपने बिल डेट डाल दिया 1/8 को, आप एंट्री कर रहे हैं बिल नंबर PUR/004, सपोज 25 बिल नंबर। सेल टाइप सपोज मैंने आइटम वाइज ले लिया, पार्टी मैंने बिल इम्पोर्ट ले लिया, आइटम मैंने सॉरी MC मैंने मेन स्टोर ले लिया, आइटम मैं यहाँ से ले लिया, इस आइटम का मैं 25 क्वान्टिटी 10 यूनिट मैंने पीस कर दिया, प्राइस मैंने 60 रुपये डाल दिया, अमाउंट मैंने 600 रुपये कर दिया। और इसके अलावा टैक्सेशन के भी कॉलम्स आपको चाहिए तो वो टेम्पलेट से आप टैक्सेशन कॉलम्स को भी पिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से सेव कर दोगे ना तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वाउचर क्रिएट हो जाएगा परचेस में। अगर आप चेक करने जाओगे परचेस में तो आपको ये PUR/004 मैंने एंट्री नहीं किया था, तो ये वहां से क्रिएट होके आ गया यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है आप बल्क अपडेट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑटो जनरेट करनी है प्रोडक्शन वाउचर, जैसे आपने फॉर्मूला बना के रख दिया बॉम, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल, तो आपने कोई प्रोडक्शन फार्मूला यहाँ पर बना दिया कि भाई एक आइटम बनाने में, ये आइटम बनाने में मेरा ये रॉ मटेरियल इतना करके लगता है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट अगर मुझे प्रोडक्शन एंट्री मैनुअली नहीं करनी है, ऑटो जनरेट करनी है, तो मैं बल्क अपडेट पे जाके ऑटो जनरेट प्रोडक्शन वाउचर में जाऊंगा, और यहाँ से मैं जो भी आइटम का मुझे फॉर्म सिलेक्ट करना है, जो आइटम मुझे जनरेट करनी है उसको सिलेक्ट करके मैं ओके करूँगा, तो यहीं से मेरी प्रोडक्शन वाउचर जनरेट हो जाएगी। मटेरियल सेंटर कंजम्पशन सेंटर मैंने ले लिया और मैंने इसको ओके कर दिया, तो ये यस करने से यहीं से प्रोडक्शन स्टॉक जनरल वाउचर जनरेट सक्सेसफुली बता देगा। तो मुझे अलग से क्या प्रोडक्शन एंट्री में जाके ऐड करके फॉर्म के अगेंस्ट में प्रोडक्शन एंट्री करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये प्रोडक्शन होके ऑटोमेटिकली मेरी जनरेट हो जाएगी। इसके अलावा जो है ऑटो सॉरी बल्क पेमेंट और रिसीव, ऑटो जनरेट फॉरेन गेन एंड लॉस को मैं बता दूं, इसमें क्या होता है कि अगर आप डॉलर या यूरो में बिल कर रहे हैं, अब बीच में से जब आपने बिल कर दिया डॉलर में, उस टाइम डॉलर का रेट था 84। अब जब पार्टी से आपने अभी तक बिल तो बना दिया, पार्टी से अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, तो आप चाहते हो कि 84 वाला डॉलर अभी बढ़ के 85 हो गया, तो 1 रुपए का जो है आपका नुकसान हो गया, ठीक है। तो आप 1 रुपए का जो फॉरेन गेन एंड लॉस की आपको एंट्री करनी है यहाँ पर, ऑटो जनरल पोस्ट करनी है पार्टी के नाम पे, उसकी 1 रुपए की जो आपको पेमेंट मिलना है एक्स्ट्रा पार्टी से, तो उसकी आपने एंट्री यहाँ से पोस्ट करना है। तो वो जनरल के माध्यम से ऑटोमेटिकली यहाँ पर पोस्ट हो जाएगी, पार्टी को सिलेक्ट करते ही आपका पोस्ट हो जाएगा। जो भी आपकी रिवोल्यूशन रेट है, अगर 1 रुपए बढ़ गया तो 1 रुपए के अगेंस्ट में वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके जनरल पोस्टिंग करा देगा। बल्क पेमेंट एंड रिसीव में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान के चलिए आप, जैसे मैं बताया था कि मैं पेमेंट एंट्री रिसीव एंट्री मैनुअली नहीं करूंगा, तो अगर मुझे ये पेमेंट रिसीव एंट्री मुझे एक बार में एक बल्क करनी है, तो मैं बल्क पेमेंट या रिसीव में जाऊंगा, और जो भी पार्टीज की मेरी पेंडिंग अमाउंट है, तो यहाँ पर सारे पेंडिंग अमाउंट दिख रहे हैं ये पार्टी की, अगर मैं इसको क्लियर कर दूंगा, यहाँ से क्लियर करके यस कर दूंगा, और इसको मैं वाउचर टाइप पेमेंट पे ले लूंगा, तो मेरे लिए ये पार्टी का जो मेरे पास पेमेंट पड़ा हुआ था ड्यू, मतलब जो मुझे पेमेंट करना था इस पार्टी को, तो उसको ऑटोमेटिकली यहाँ से पेंडिंग अमाउंट क्लियर हो जाएगी और ऑटोमेटिक पेमेंट एंट्री क्रिएट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो मुझे मैनुअली पेमेंट एंट्री करना नहीं पड़ेगा यहाँ से ऐड करके।
सेम रिसिप्ट के क्षेत्र में भी है। ठीक है। वाउचर एप्लीकेशंस एक यूजफुल फीचर्स है जो जो हेल्प करता है कि आपको कॉपीज एंट्री क्रिएट करने में। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके बहुत सारे कॉमन एंट्री हो सकता है कि ऑफिस रेंट हर महीने देने होते हैं। तो आपने एक बार में एक पेमेंट एंट्री कर लिया ऑफिस रेंट का पहले महीने का, फॉर एग्जांपल आपने 1 अप्रैल को कर लिया ऑफिस रेंट का। सपोज 15,000 आपका ऑफिस रेंट है, तो हमने कैश से पेमेंट कर लिया। तो अब जैसे जून में भी मई में भी करना है, जून में भी करना है, तो उसके लिए आप ये वाउचर एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपना पेमेंट मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। और टेम्पलेट बनानी है तो आप पेमेंट में सिलेक्ट करें, सो वाउचर लिस्ट में क्लिक करें, ओके करें, तो ये अभी जो ऑफिस रेंट है इसके अगेंस्ट आपको कॉपी जनरेट करनी है। तो ये ऑफिस रेंट को ओके कर ले, कोई भी टेम्पलेट बना दे, रेंट के नाम से बना दे कोई भी। अब इसको सिलेक्ट कर ले और ओके कर ले। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ऑफिस रेंट के अगेंस्ट पे आपको डिफरेंट डेट पे, मतलब आपको मंथली जनरेट करनी है। आपने अप्रैल महीने का तो कर लिया, अब आप जून महीने से करना चाहते हैं या मई महीने से करना चाहते हैं, मई महीने से लेकर के जुलाई महीने तक या दिसंबर महीने तक आप उसको जनरेट करना चाहते हैं। अब ये रेप्लिकेट बटन क्लिक कर देंगे ना, तो एक साथ ऑफिस रेंट की अप्रैल से लेकर जुलाई तक की पेमेंट एंट्री पास ऑन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हैं ऑफिस रेंट एक मई को भी हो गया, एक जून को भी हो गया, एक जुलाई को भी हो गया, एक अगस्त को भी हो गया है। तो ऐसे सेम अमाउंट पे ऑटोमेटिक एंट्री क्रिएट हो गया, तो आपको मैनुअली हर महीने जाके एंट्री करना नहीं पड़ा। ठीक है। यहाँ से भी जब आप नया मॉडिफाई करने के बाद आपको यहाँ पर कॉपी बटन मिलता है, तो यहाँ से भी आप रेप्लिकेट वाउचर चला सकते हैं। ठीक है। अगर आप ये यूटिलिटी में जाके नहीं चलाना चाह रहे हैं या आपको ये यूटिलिटी मिल नहीं रहा है या दिख नहीं रहा है आपको, तो आप एक एंट्री पहले कर ले पहले मंथ का, उसी में मॉडिफाई कर ले, फिर मॉडिफाई में जाके कॉपी में बटन में क्लिक करो, रेप्लिकेट वाउचर में क्लिक करो, तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें जो है बल्क अपडेट में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो बेसिक में डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट दो तरह के दिया हुआ है, एक तो एक्सएमएल एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, ठीक है, और एक होता है एक्सेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो एक्सएमएल तो बिजी टू बिजी वर्क करेगा। अगर आप एक बिजी कंपनी से एक्सएमएल फाइल एक्सपोर्ट कर ले डेटा का और दूसरे बिजी कंपनी में उसको इंपोर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है। और जो एक्सेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिया गया है कि अगर कोई भी डेटा किसी एक्स वाई जेड सॉफ्टवेयर का डेटा अगर आपको बिजी में डंप करना है, लेना है, तो उस वाले सॉफ्टवेयर से आपको डेटा एक्सेल में चला जाएगा और एक्सेल से आप एक बार में वन शॉट जो है इंपोर्ट कर सकते हैं बिजी में। तो प्रोसेस क्या है वो मैं दिखा देता हूँ, काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। सबसे पहले तो डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम समझते हैं एक्सएमएल कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर मान के चलिए इस कंपनी से मुझे एक्सएमएल फाइल एक्सपोर्ट करनी है, तो एक्सएमएल में जाएंगे, एक्सपोर्ट डेटा में जाएंगे। और अगर मुझे मास्टर्स फाइल नहीं, मुझे ट्रांजैक्शन फाइल एक्सपोर्ट करनी है, तो मैं ट्रांजैक्शन पे जाऊंगा। और यहाँ पर देखिए सारे ट्रांजैक्शन सिलेक्टेड है, अब मैं क्लियर ऑल कर दिया फॉर एग्जांपल। अब मुझे सारे ट्रांजैक्शन लेना नहीं है दूसरे कंपनी में, सिर्फ सेल का ट्रांजैक्शन लेना है। और इसमें भी पूछा है कि सारी सीरीज का लेना है या पर्टिकुलर कोई सीरीज के ट्रांजैक्शन को लेनी है, तो मैंने बोला ऑल सीरीज। डेट पूछा है कौन से डेट से कौन से डेट तक की एंट्री को लेनी है, आप डेट जा सकते हैं। फिर आप ब्राउज करके जहां पर भी आपको रखनी है फाइल, एक्सपोर्ट फाइल, आप वो फाइल फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं या ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको एक्सपोर्ट बटन में क्लिक कर सकते हैं। ठीक। आपने इसको यस कर दिया तो ये एक्सपोर्ट हो गया। राइट। अब ये अगर आपको दूसरे कंपनी में इंपोर्ट करना है तो आपको दूसरे कंपनी में जाना है। मान के चलिए इसी कंपनी में मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इसी को पकड़ लीजिए दूसरा कंपनी है, तो इसमें भी आपको सेम ऑप्शन में जाना है, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सएमएल, उसके अंदर इंपोर्ट डेटा बोल के बटन मिलेगा। इसमें क्लिक करते ही आपको यहाँ पर जो है, आप अगर आपने डेस्कटॉप में रखा है जो ट्रांजैक्शन वाला फाइल एक्सएमएल फाइल, तो आप यहाँ से जो है डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लें और यहाँ से जो है आप वो फाइल को सिलेक्ट कर लें। ठीक है। ओपन कर लें, उसके बाद एक ओके बटन बगल में उसको क्लिक करें। फिर ये बता रहा है कितने आइटम्स इंपोर्ट इंपोर्ट हो जाएंगे, इसमें कितने सेल्स एंट्रीज इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो बता देगा। ठीक है। आ, इसके बाद अगर आप इसको ओके करते हैं तो देन आपको ऑप्शंस ये मिलेंगे कि आप नया वाउचर के हिसाब से इंपोर्ट करना चाहते हैं, या हो सकता है कि
उस वाउचर नंबर ऑलरेडी आपने प्रीवियसली इंपोर्ट करके रखे थे कंपनी में, अब उस वाउचर पे अपडेट करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं फिर से, तो मॉडिफाई पे भी क्लिक करके रख सकते हैं। ठीक है। बाकी ओपनिंग बैलेंस, अगर आइटम या पार्टीज के ओपनिंग बैलेंस को भी इंपोर्ट करके रखना है तो वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो जो रेलिवेंट आइटम्स और पार्टीज है जो उस ट्रांजैक्शन में यूज हुए हैं, ठीक है, उसकी भी ओपनिंग्स और अदर इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएंगे। लेकिन मेक श्योर करना है कि जब हम इंपोर्ट करने जाते हैं तो हमें एक बॉक्स आ जाएगा मैच का मतलब कि अगर आप इस कंपनी में जो भी कॉन्फ़िगरेशन ऑन करके रखे हैं, सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन आपके दूसरे कंपनी में भी ऑन, मतलब एनेबल रखना है। क्योंकि दोनों कंपनी में अगर कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आई या कॉन्फ़िगरेशन डिफर किया, तो वो बोलेगा पहले आप कंपनी कॉन्फ़िगरेशन को मैच करिए, मैच का बटन आ जाएगा। मैच बटन में क्लिक करते ही बहुत केसेस में जो है कॉन्फ़िगरेशन अपने आप मैच कर लेता है। कुछ कुछ चीजें होती है जो कि कॉन्फ़िगरेशन आपको मैनुअल जाके उस कंपनी में ऑन करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस कंपनी में करेंसी है ऑन करके रखे है आपने, उस कंपनी में आपने करेंसी ऑन नहीं रखा है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट्स पे जाके फिर आप कॉन्फ़िगर करेंसी को ऑन करके रख सकते हैं, फिर आके फिर ये इंपोर्ट बटन प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सेल इंपोर्ट पे। तो जैसे कि एक्सपोर्ट तो पता ही है कि जैसे कोई भी आप रिपोर्ट आप निकालते हो तो हर रिपोर्ट जो है आपको ऑप्शन पूछ लेगा एक्सपोर्ट बटन का ऊपर में, और यहाँ से एक्सेल में एक्सपोर्ट करनी है, गूगल शीट पे एक्सपोर्ट करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है। पीडीएफ में एक्सपोर्ट करनी है तो कर सकते हैं। सेम चीज अगर आपको इंपोर्ट करनी है मान के चलिए, तो आप डेटा इंपोर्ट वाउचर फ्रॉम एक्सेल पे जाए। ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है, मान के चलिए आपको परचेज इंपोर्ट करनी है, आपने बल्क परचेज एंट्री एक्सेल में करके रखा है। बट इसमें भी एक चीज आपको ध्यान रखने की, हर इंफॉर्मेशन आपके कॉलम में होनी चाहिए। जैसे बिजी भी हर इंफॉर्मेशन कॉलम में देता है। अगर आप मान के चलो कि आप परचेज रजिस्टर निकाल रहे हो बिजी से, तो आप देख सकते हैं कंपनीज या कस्टमर कहेंगे या उनका रिक्वायरमेंट होगा कि आप अपना टेम्पलेट दीजिए, कैसे रखना है मुझे आइडिया नहीं हो पा रही है। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप बिजी का जो परचेज रजिस्टर है या सेल रजिस्टर है उसको एज अ टेम्पलेट आप एनेबल करके दिखा सकते हो कि सर आप देखो ऐसे आप रख सकते हो एक्सेल में कॉलम्स। तो अगर आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर देंगे तो ये आपको, मैं एक बार एक्सपोर्ट ही कर देता हूँ इसको। तो सीक्वेंस जो है इस वे में रहना चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे आप टैक्स का इंफॉर्मेशन डाल रहे हो या कोई भी मोबाइल नंबर भी अगर पार्टी का डाल रहे हो तो पार्टी के नीचे नहीं होना चाहिए, वो भी एक अलग ही कॉलम में रहनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर पार्टी के नाम के साथ साथ जो है मुझे अकाउंट्स के साथ साथ मुझे यहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी इंसर्ट करना है, तो आप इसको जो है इसको इंसर्ट कर ले। ठीक है। और यहाँ पर जैसे मॉब नंबर या जीएसटीएन नंबर, यहाँ पर जो भी जीएसटीएन नंबर डालनी है आप यहाँ पर डाल दें। तो इस तरह की चीजें जो है कॉलम में रखने का रीजन क्या है, हर इंफॉर्मेशन कॉलम में रहेगा तो ही सिस्टम को पता चलेगा कि कौन से फील्ड किस कॉलम में है। क्योंकि बिजी में जब आप जाते हो, तो बिजी में आप जब एक्सेल से इंपोर्ट करने जाएंगे तो वहां पर आपको टैगिंग के लिए पूछेगा कि परचेज में अगर आपने कोई आपने फॉर्म टेम्पलेट सेट किया, परचेज में जाके आपने ऐड फॉर्मेट करके जो भी आपने फॉर्मेट डाल दिया नाम, उसको सिलेक्ट करके कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट ये सारे यस करती है, डिफॉल्ट टेम्पलेट ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। लेकिन आप जब एक्सेल में बनाओगे तो आप हो सकता है कि आपके एंड पे कोई सीरीज बोल के कुछ नहीं है तो आप सीरीज को हटा सकते हैं। बट आपके एक्सेल में वाउचर डेट जो है ए कॉलम है, बी कॉलम में नहीं है, तो आपने ए कॉलम टैग कर दिया। वाउचर बिल नंबर बी कॉलम है तो आपने बी कॉलम टैग कर दिया। आपके एक्सेल एक्सेल पे सेल टाइप परचेज है, मतलब आप क्या परसेंटेज ऑफ जीएसटी की बिलिंग करे, 5% में 18%, उसकी सेल टाइप परचेज टाइप आपके सी कॉलम में है तो आपने उसको सी कॉलम सेलेक्ट कर लिया। पार्टी नेम आपका डी कॉलम है तो आपने डी कॉलम टैग कर लिया। तो इस तरह का जो कॉलम टैगिंग है ये पता चलेगा तभी अगर आप इस सारी इंफॉर्मेशन को कॉलम में रखते हैं। इसके अलावा ये जो कंपोनेंट्स आप देख रहे हो इसके बावजूद भी आपको कुछ और कंपोनेंट चाहिए जो आपने एक्सेल में करके रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आइटम का डिस्क्रिप्शन फील्ड भी चाहिए, तो अगर आइटम रिलेटेड कॉलम चाहिए तो आइटम फील्ड सिलेक्ट करो और यहाँ पर आप एंटर करते हैं यहाँ पर सारे आइटम के रिलेटेड फील्ड आ जाएगा। अगर आपको लाइन वन डिस्क्रिप्शन उठानी है और वो डिस्क्रिप्शन लाइन आपका जेड कॉलम में है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको टैग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको व्हीकल नंबर का फील्ड उठाना है जो कि वाउचर का फील्ड होता है, तो हेडर फील्ड में जाएंगे और आपने व्हीकल नंबर टाइप कर दिया, तो व्हीकल नंबर आपका सपोज आई कॉलम में है या एन कॉलम में या क्यू कॉलम में है तो आपने क्यू कॉलम टैग कर दिया। तो ऐसा नहीं कि जो सिस्टम कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट दे रहा है उसी को लेना है। अगर आपने एक्सेल में और भी
कॉलम्स ऐड करके रखा है उसको साथ भी इसको जो है टैग करके इसी को भी परचेज में इंपोर्ट करना है एंट्री पे, तो वो भी आप टैग करके रख सकते हैं। तो ये वन टाइम आपने टेम्पलेट सेट कर लिया। नेक्स्ट टाइम परचेज में जाएंगे, अब यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, ऐड न्यू वाउचर्स एंड मॉडिफाई एग्जिस्टिंग वाउचर्स। इस दोनों को क्लिक करने, अब एक को क्लिक कर सकते हैं, पहली बार आप कर रहे हो नया आइटम इंपोर्ट, नया ट्रांजेक्शन इंपोर्ट कर रहे हो तो आप ऐड न्यू कर सकते हैं। अगली बार अगर आप इंपोर्ट करने जाएंगे तो आपने बोला कि पुराना जो मैंने इंपोर्ट किया तो उसमें कुछ गलती था तो मैं उसी को फिर से री इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो फिर ये मॉडिफाई एग्जिस्टिंग को भी टिक कर सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर भी आता है क्रिएट न्यू मास्टर्स। इसके रीजन ये होते हैं कि अगर आप ट्रांजैक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं उस वक्त आपने अगर नया आइटम कई ट्रांजैक्शन में है जो कि आपके डेटाबेस में ऑलरेडी है नहीं, तो आप चाहते हो कि ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करते वक्त ही उसकी रेलिवेंट मास्टर्स भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए डेटाबेस पे, तो उसको आप टिक कर सकते हैं। चाहे वो सिंडिकेटर्स क्रिएट हो जाते हैं, ग्रुप आप सिलेक्ट कर लो, जो भी परचेस पार्टी के नाम क्रिएट होंगे वो मेरे क्रिएटर्स के अंडर रहेंगे, जो भी आइटम्स क्रिएट होंगे मेरे जनरल ग्रुप के अंडर रहेंगे आइटम के नाम, जो भी आइटम्स क्रिएट होंगे उसकी टैक्स कैटेगरी मेरी जीएसटी 18% रहेगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अगर उसी परचेज में सारे आइटम ही 18% की जीएसटी के हैं तो आप यहाँ पर टैग करके रख सकते हैं। ठीक है, HSN कोड भी आप टैग कर डाल के रख सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही आप यहाँ से एक्सेल फाइल ब्राउज करके आप सिलेक्ट करेंगे और स्टार्टिंग रो एंडिंग रो डालना है। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आते हैं कि स्टार्टिंग रो एंडिंग रो कौन सा वाला होगा। तो मैं बता दूं कि स्टार्टिंग रो एंडिंग रो बेसिकली आपका जो होता है वो यहाँ से होता है ना कि यहाँ से होता है, क्योंकि ये हेडिंग हो गया, ये कभी स्टार्टिंग रो नहीं हो सकता है। स्टार्टिंग रो आपका यहीं से होगा। ठीक है, जहाँ से आप अपना वेरिएबल फील्ड पिक करें, मतलब जो डेट हो गया, बिल नंबर हो गया, पार्टी का नाम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्टिंग रो होगा। एंडिंग रो अगर आप जीरो करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ले लेगा लास्ट रो तक। ठीक है, अब इसमें भी एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में मेरी मल्टीपल आइटम्स है तो उस केस में क्या हो सकता है। मान के चलिए आपने एक जो है, मैं यहाँ पर एक आइटम का कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, आइटम सपोज आपके एक है कि आइटम ए। ठीक है, और इसी ट्रांजैक्शन है, जैसे ये 1-to-1 परचेज बिल का एक और आइटम है आइटम बी, तो करना क्या है, आपको जो है यहाँ पर आपने आइटम बी कर दिया। ठीक है, उसका क्वांटिटी वांटिटी जो भी आपको है, अगर आपको क्वांटिटी है तो क्वांटिटी भी आपने कॉलम बना लिया इंसर्ट। यहाँ पर भी आपने क्वांटिटी डाल दी, यहाँ पर भी आपने क्वांटिटी डाल दी। इस केस में ये वाउचर नंबर को आप रिपीट मत करिएगा। कभी कभी कोई कोई कह देता है इसको रिपीट कर देता है वाउचर नंबर को, क्योंकि यही वाउचर नंबर चल रहा है तो वाउचर नंबर भी कंटिन्यूअस रिपीट कर रहा है, ये गलत है। अगर आप ये करोगे तो क्या होगा, जब आप इंपोर्ट करने जाओगे तो पहला वाला रो को लेगा, फिर नेक्स्ट टाइम आप, क्योंकि आप तो रो से इंपोर्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग रो एंडिंग रो, मान के चलिए आपने स्टार्ट रो 5 किया और एंड रो 6 किया, तो अब जब इंपोर्ट तो हो जाएगा, इंपोर्ट होने के बाद जब आप डेटा में जाकर चेक करोगे तो आपको सिर्फ आइटम भी ही इंपोर्ट दिखेगा, आइटम में हट जाएगा, क्योंकि ये वाउचर नंबर से इंपोर्ट होता है। जिसको वाउचर नंबर नेक्स्ट टाइम वही वाउचर नंबर, डुप्लीकेट वाउचर नंबर उसको मिल जाएगा तो पुराना वाला वाउचर नंबर का मास्टर को हटा देगा या एंट्री को हटा देगा, फिर नया वाला वाउचर नंबर को अपडेट कर देगा। तो वाउचर नंबर को रिपीट नहीं रखना है। ठीक है ना, तो डेट को रिपीट रखना है। अगर वही सेम डेट पे सेम वाउचर नंबर पे सेम पार्टी पे आपकी आइटम्स मैक्सिमम मूवमेंट हो रही है, चल रही है, आइटम 5-6 आइटम से, तो डेट वाउचर नंबर अकाउंट नेम ये तीन को इम्पोर्ट मतलब रिपीट करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो ये जो फॉर्म, ये जो यूटिलिटी है, ये एप्लीकेशन है, ये बिजी टू बिजी रन करता है। मतलब कि अगर आप बिजी यूज कर रहे हैं, आपको कोई सप्लायर या कस्टमर भी बिजी यूज कर रहा है, तो आप अगर कस्टमर के नाम पर बिल रेस कर देंगे तो कस्टमर को मैनुअल परचेज एंट्री करना नहीं पड़ेगा, वो परचेज आपका सेल एंट्री कस्टमर के परचेज एंट्री में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अगर कस्टमर आपका एंट्री को रिसीव करता है तो ये बीडीएफ के माध्यम से रिसीव करेगा। तो बीडीएफ आईडी क्रिएट कैसे करना है मैं बता दूं, एक बार बिजी का स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इसमें जैसे मान के चलिए ये मेरा कंपनी है, एएन कंपनी मेरा कंपनी है फॉर एग्जांपल। तो मैं कॉन्फ़िगर में गया, फीचर्स एंड ऑप्शंस पे गया और
जनरल पे चला गया। ठीक है, तो बीडीएफ का कॉन्सेप्ट ये भी बता दूं, बीडीएफ आपको मोबाइल एक्सेस पे भी लगेगा। अगर आपका बीडीएफ क्रिएट नहीं है तो आप मोबाइल एक्सेस कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो बीडीएफ का रिक्वायरमेंट मोबाइल एक्सेस पे भी लगता है। तो अब यहाँ से जो है मैंने क्रिएट न्यू आईडी करके मैं अपना आईडी क्रिएट कर लूंगा, बीडीएफ आईडी, कोई भी पासवर्ड जो मैंने रखना चाहता हूँ कोई पासवर्ड डालूंगा। ये जो स्टार मार्क ऑप्शन है ये मैंडेटरी है, ये फिलअप रखना ही है। ठीक है, ऐसे आईडी क्रिएट हो जाएगा तो फिर मैं अपना आईडी यहाँ पर फिर से डाल के पासवर्ड डाल के इसको सेव कर दूंगा। तो ये मेरा बीडीएफ आईडी मैं यहाँ पर सिस्टम पर अपडेट कर लिया और इसको सेव कर दिया। तो जैसे मैंने बीडीएफ आईडी बना लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बार देख लेता हूँ मेरा बीडीएफ आईडी क्या है, कि 567 है। ठीक है, अब मैं कस्टमर के कंपनी में चला जाता हूँ। फॉर एग्जांपल कस्टमर बिजी में जा रहा है, तो सपोज ये कंपनी हो गया कस्टमर का कंपनी, एबीसीएन कंपनी, और ये कंपनी मेरा कंपनी हो गया। तो मान के चलिए अब मुझे समझ लीजिए मैं कस्टमर हूँ, तो मैं मेरे कंपनी में बिजी में जा रहा हूँ, मैं अपने कंपनी में भी बीडीएफ आईडी, क्योंकि कस्टमर भी बीडीएफ आईडी क्रिएट करेगा, तो कस्टमर के एंड पे भी बीडीएफ आईडी में क्रिएट करता हूँ। तो कस्टमर का बीडीएफ आईडी K789 है, जो कि मैंने क्रिएट न्यू आईडी करके क्रिएट किया है। ठीक है, तो K789 हो गया मेरा कस्टमर का बीडीएफ आईडी। अब मान के चलिए मैंने जो बीडीएफ आईडी बनाया है मेरे AAN कंपनी में, तो कस्टमर क्या करेगा, मेरे नाम पे क्रेडिट क्रिएट करेगा और मुझे मेरा बीडीएफ आईडी कस्टमर को बता देना कि भाई मेरा बीडीएफ आईडी ये है। तो कस्टमर जब मेरे नाम पे क्रेडिट क्रिएट करेगा, सपोज मैंने मेरा नाम दे दिया फॉर एग्जांपल कुंतल, अब इसमें बीडीएफ आईडी डालने का एक जगह होता है। ठीक है, इसको मैंने संडे क्रिएटर कर दिया, और यहाँ पर जो है मैं कस्टमर जब मेरा नाम बना रहा है तो मैंने जो आईडी कस्टमर को बताया मेरा बीडीएफ आईडी, वो कस्टमर यहाँ पर डाल देगा कि ये 567। अब ये इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरी नाम कंपनी के नाम आ जा रहे हैं। तो क्या होगा अगर मैं इसको अपडेट बैक करूंगा ना, तो कस्टमर के मास्टर पे मेरा कंपनी के नाम से लेजर क्रिएट हो जाएगा, AN कंपनी। तो मैं इसको सेव कर दिया। तो AN कंपनी ऑलरेडी शायद बना हुआ है, AN कंपनी ऑलरेडी टैग्ड है। ठीक है, अब मैं अपने कंपनी में चला जाता हूँ, क्योंकि कस्टमर का बीडीएफ आईडी भी मेरे कंपनी में डालना है। तो कस्टमर का बीडीएफ आईडी मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ क्या था, K789। ठीक है, अब मैं अपने कंपनी में चला जाता हूँ। अब मैं अपने कंपनी में चला जाता हूँ, AN कंपनी। एंड इसमें जब मैं कस्टमर के नाम पे पार्टी क्रिएट करूँगा, जैसे मैंने मान के चले मैं बीडीएफ आईडी डाल दिया K789, मैं वेरीफाई क्लिक करूँगा, तो ये ABCN कंपनी कस्टमर का कंपनी का नाम है। तो मैं अपडेट करूंगा तो ऑटोमेटिक कस्टमर कंपनी नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमर का बीडीएफ आईडी मैंने डाल दिया और मैंने कस्टमर को ग्रुप सनरीडर के अंदर रख दिया। तो जब कस्टमर के नाम पर मैं बिल रेस करने जाऊंगा यहाँ पर, इसमें बिल रेस करने से पहले एक ऑप्शन ये भी बता दूं कि अगर आपको पॉपअप चाहिए सेव करते वक्त बीडीएफ में अपलोड करने का ऑप्शन चाहिए, तो आप जो है यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर में जाके फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जाके सॉरी वाउचर सीरीज में कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेल से आपको चाहिए जो भी सीरीज आप एंट्री कर रहे हो वो सीरीज पे जाके वाउचर कॉन्फ़िगर में जाके आप यहाँ पर ये ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं, अपलोड बीडीएफ आफ्टर सेविंग। तो आपको पूछेगा अपलोड करना है यस और नो, या विदाउट मतलब बिना पूछे ही आपका अपलोड कर देगा। ठीक है, ये आपको पॉपअप नहीं चाहिए अपलोड करने का। आप चाहते हो कि मैं एक बार में सारा एंट्री कर दूंगा तो फिर बैकएंड पे जाके एक बार में सबको एक बार में अपलोड करूंगा, तो आप नॉट रिक्वायर्ड रख सकते हैं अगर आपको पॉपअप नहीं चाहिए।
और बीडीएफ के थ्रू डेटा डेटा अपलोड हो के साथ साथ मुझे सॉफ्ट कॉपी भी भेजना है, मतलब पीडीएफ टैक्स इनवर्स कॉपी भी भेजना है, जो कस्टमर है अगले वाले को टैक्स इनवर्स कॉपी भी मिल जाए। तो मैं अपलोड पीडीएफ टू पीडीएफ भी यस करके रख सकता हूँ। यहाँ से मैं अपना फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन से फॉर्मेट में मुझे टैक्स इनवर्स भेजना है। इसको हमने सेव कर लिया। अब जैसे ऐड कर रहा हूँ, एबीसीएन कस्टमर ले लिया। अब इसको जैसे मैं सेव करूंगा, सेव करने के बाद अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड वाउचर टू बीडीएफ। अब कौन से आईडी में अपलोड करने बोल रहा है, K789 जो मेरा कस्टमर का आईडी है, जो एबीसीएन कंपनी का आईडी है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं अपलोड करना चाहता हूँ। अगर मान के चले मैंने यहाँ से ओमिट करके निकल गया, तो बाद में आप कहाँ से अपलोड कर सकते हो, तो उसके लिए भी ऑप्शन है यहाँ पर, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट और डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बीडीएफ। और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो बल्क वाउचर अपलोड टू पीडीएफ। तो एक बार में आपको वाउचर अपलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जो है अपलोड कर सकते हैं। डेट में ले लेता हूँ 1/4 से। तो यहाँ पर देखिए एबीसी का अभी का जो है 800 रुपीज़ का एंट्री किया हूँ, मैं इसको अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको एक बार में अपलोड टू पीडीएफ कर लिया। अगर अदर वाउचर्स को भी अपलोड करना चाहूँ तो एक साथ अदर वाउचर्स को भी अपलोड कर सकता हूँ। तो ये मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब अगर ऐसे मैंने अपलोड कर दिया तो डेटा सेंड टू पीडीएफ में मुझे अभी दिखेगा कि मैंने अपलोड तो कर दिया 800, बट अभी भी पेंडिंग है, अगले वाले ने इसको रिसीव नहीं किया, मतलब कस्टमर ने। अब हम मान के चलिए मैं कस्टमर वाले कंपनी में जाता हूँ, जो कि एबीसीएन कंपनी है। अब इस कंपनी में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन है डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट और डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बीडीएफ। इसके अंदर डेटा रिसीव ऑन बीडीएफ में जाऊँगा, तो यहाँ पर वो 800 रुपीज़ वाला एंट्री पेंडिंग दिखाएगा। जब मैं इसको सिलेक्ट करके सेव करूंगा तो ये मेरी पीडीएफ बिल भी दे रहा है। अगर मैं पीडीएफ में डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरी बिल भी निकल के आ जाएगी, जो मैंने कस्टमर के नाम पे बना के रखा है, तो कस्टमर मेरा टैक्स इनवॉइस भी देख सकता है, ठीक है। तो ये भी निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगर मान के चलिए मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, और सेव करना चाहता हूँ एज ए परचेज, मतलब कस्टमर एंट्री कर रहा है ये अपना, तो उसको सेव करेगा तो ये आपका सेल एंट्री कस्टमर का परचेज एंट्री में क्रिएट हो जाएगा, और आपका नाम एज अ सप्लायर परचेज एंट्री में भी बैठ जाएगा, ठीक है। आइटम वगैरह भी क्रिएट हो जाएगा और ये सेव हो जाएगा। तो उसको मैन्युअली परचेज एंट्री करना नहीं पड़ेगा, हाथों हाथ आपकी एंट्रीज कॉपी हो जाएगी उनके परचेज पे, ठीक है। तो जैसे ही आप सेव कर दोगे तो ये सेव दिखा देगा स्टेटस में। और अब अपनी कंपनी में जाके देखोगे स्टेटस, तो वहां पर आपको डाउनलोडेड दिख जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बीडीएफ का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर्स में क्या होता है कि बेसिकली आपका जो एज फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि कभी हम ट्रांजैक्शन करने के बाद जब प्रिंट आउट करते हैं तो बॉटम लाइन में हमारी सिग्नेचर्स आते हैं। बेसिकली अगर हम डिजिटल सिग्नेचर कराना चाहते हैं कि अपना बिल का जो टैक्स इनवॉइस में बॉटम लाइन में डिजिटल सिग्नेचर प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए आपको जो है बिजी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे, इन जनरल पे। आपके पास डिजिटल सिग्नेचर का डीएससी डोंगल है तो आप इसको एनेबल कर ले, ठीक है। कॉन्फ़िगर में आप बिजी से अलग कर ले तो डोंगल के माध्यम से आपको यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर की सर्टिफिकेट डिटेल मिल जाएगी, उसको आप सिलेक्ट करके सेव कर दे, तो आपके बिल के प्रिंट आउट पे डिजिटल सिग्नेचर प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, आपके टैक्स इनवॉइस पे। आ, इसके अलावा जो है आपका मोबाइल ऐप। अब मोबाइल ऐप के लिए मैं थोड़ा सा इसको जो है एक बार एक डॉक्यूमेंट में शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी रहे। आ, मैं एक बार शेयर करता हूँ।
तो मोबाइल ऐप की मैं कॉन्सेप्ट से समझा देता हूँ। बेसिकली मोबाइल ऐप का किस कॉन्सेप्ट पे बिजी ने करके रखा हुआ है। तो मान के चलिए ये सर्वर सिस्टम है। ये सर्वर सिस्टम से पहले डेटा आपके क्लाउड पे जाएगा। ठीक है। इसके लिए ना तो कोई स्टैटिक ऐप ही लेना है, ना तो कोई पोर्ट फॉरवर्डिंग कराना है। इस पे अपलोड होगा पहले। इसके अगेंस्ट पे फिर ये मोबाइल पे डिवाइस पे जो है रिफ्लेक्शन करेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली मेन डायग्राम है। ठीक है। अब नया मोबाइल ऐप में क्या यूएसपी दिया गया है कि पोर्ट फॉरवर्डिंग का जरूरत नहीं है, सिस्टम हमेशा ऑनलाइन रखने का जरूरत नहीं है। एक बार आपने प्रोसेस चला दिया, अपलोड हो गया, वो आपको डेटा मोबाइल पे दिख जाएगा। फ्यू रिकॉर्ड्स पहले था कि कुछ रिपोर्ट्स दिखते थे, अभी जैसे वास्ट लेवल पर रिपोर्टिंग्स आ गए हैं, सारे रिपोर्ट अब मैक्सिमम रिपोर्ट देख सकते हो मोबाइल से। एनहेंस यूजर इंटरफेस रखा गया कि यूजर वाइज आप जो है राइट्स भी सेट कर सकते हैं कि कौन उस मोबाइल पे उस यूजर से क्या देख पाएगा क्या नहीं देख पाएगा। बल्क इंक्रीमेंटल डेटा अपडेशंस, अब ये जो है बल्क इंक्रीमेंटल डेटा अपडेशंस का मतलब हो गया कि आपने ट्रांजैक्शंस में कुछ मॉडिफिकेशन किया या नया ट्रांजैक्शन एंट्री किया, तो उसको बार बार आपको बल्क अपडेट बटन चलाना नहीं पड़ेगा। अगर आपने बिजी एजेंट इंस्टॉल करके रखा है, अगर आपका नेट ऑन है, तो वहां पर अगर आपने टाइमिंग सेट करके रखा है, जैसे बिजी एजेंट में ऑटो बैकअपिंग के लिए आप टाइमिंग सेट करके रखते हैं तो गूगल ड्राइव में ऑटो बैकअप ले लेता है। वैसे ही आपके ऑटोमेटिकली डेटा जो है आपके अपलोड हो जाएंगे मोबाइल ऐप में, जो भी आप न्यू मास्टर क्रिएट करें या न्यू ट्रांजेक्शन क्रिएट करें मॉडिफाई कर रहे हैं तो एनी टाइम एनीवेयर कहीं से भी आप रिपोर्ट्स और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो मोबाइल पे क्या क्या ट्रांजैक्शन मॉड्यूल दिया गया है, ठीक है, उस पर भी आएंगे। तो ये डैशबोर्ड हो गया मोबाइल ऐप का। आप देख सकते हैं इसमें कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, सेल बैलेंस, परचेज बैलेंस सब दिखा रहा है। ये सारे रिपोर्ट्स आपको डैशबोर्ड में मिल जाएंगे। अमाउंट रिसीवेबल्स, अमाउंट्स पेबल, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल। रिपोर्ट्स में और भी आते हैं, जैसे डे बुक हो गया, अकाउंट लेजर हो गया, अमाउंट रिसीवेबल, अमाउंट्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ट्रायल बैलेंस, स्टॉक लेजर। ठीक है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स आपको जो है मिल जाएंगी। टॉप रिपोर्ट्स भी है। टॉप रिपोर्ट्स में जैसे कि मान के चलिए सेल परचेज एनालिसिस रिपोर्ट है, पार्टी वाइज देखनी हो, पार्टी वाइज आप फिल्टर लगा सकते हैं, डेट वाइज फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है। बिल वाइज फिल्टर लगाना है वो लगा सकते हैं। वाउचर टाइप वाइज जैसे हम लोग करते हैं लोकल बिल या जीएसटी, मतलब सेंट्रल बिल कर रहे हैं तो कौन से टाइप वाइज सेट करना चाहते हैं। इसके अलावा आपका जो है मंथली वाइज रिपोर्ट फिल्टर करनी हो तो मंथ वाइज कर सकते हैं। रिसिप्ट पेमेंट भी पार्टी वाइज करनी हो वो भी फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है। रिपोर्ट्स पे वाउचर वाइज करनी हो तो वाउचर टाइप वाइज, मंथ वाइज फिल्टर करनी हो कर सकते हैं। टॉप रिपोर्ट में जैसे टॉप 5 ट्रांजैक्शन बता दे, या टॉप 5 आइटम वाइज ट्रांजैक्शन बता दे, टॉप 5 या टॉप 10 आइटम वाइज या पार्टी वाइज ट्रांजैक्शन बता दे, टॉप 100 या इससे भी ऊपर है तो वो भी आप देख सकते हैं। कस्टमर वाइज टॉप रिपोर्ट देख सकते हैं, सप्लायर वाइज टॉप रिपोर्ट देख सकते हैं, वैल्यू के बेसिस पे टॉप रिपोर्ट देख सकते हैं, आइटम सोल्ड जो हो रही है कि कौन सा आइटम किस रेट पे सबसे ज्यादा सोल्ड हो रही है। आइटम परचेज वैल्यू के बेसिस पे टॉप रिपोर्ट बता देगा। सोल्ड बाय क्वांटिटी, कौन सा आइटम ज्यादा क्वांटिटी सेल आउट हो रही है उसकी टॉप रिपोर्ट बता देगा। तो इस तरह की चीजें जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये आपको बेसिकली मोबाइल ऐप के माध्यम से मिल जाएंगे। ट्रांजैक्शन में जैसे कोटेशन हो गया, ऑर्डर हो गया, चालान हो गया, सॉरी, कोटेशन, ऑर्डर, बिल एंड रिसीव, ये 4 एंट्री मॉड्यूल आपको मोबाइल ऐप से मिल जाएगा। कि अगर आपको कोटेशन बनानी है, सेल कोटेशन, तो आप मोबाइल ऐप से सेल कोटेशन एंट्री कर सकते हैं और वहीं से हाथों हाथ जो इसको व्हाट्सएप के माध्यम से या अगर आपको प्रिंट आउट करना है तो ब्लूटूथ के माध्यम से भी कस्टमर के एंड से प्रिंट निकाल के दे सकते हैं फोन से। ठीक है। इसके अलावा आपको ऑर्डर पंच करनी है, जैसे सेल्समैन मार्केट में मूवमेंट करते हैं तो उसको ऑर्डर पंच करनी है तो ऑर्डर भी पंच कर सकता है मोबाइल ऐप से। ठीक है। रिसिप्ट, अगर कोई कस्टमर पैसा दे रहा है, एडवांस पैसा दे रहा है, तो कस्टमर से पैसा रिसीव एंट्री जो है मोबाइल ऐप से कर सकता है और वो सारी एंट्रीज जो है आपके सिंक करके आपके सर्वर पे आ जाएंगी। जब भी आपका सर्वर ऑन रहेगा, आपका मोबाइल के नेट कनेक्टेड रहेगा, तो वहां पर बटन दिया गया है मोबाइल ऐप के अंदर सिंक करने का, सिंक्रोनाइज का। ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ एक बार दिखाने का। अ, मैं इस पे आ जाता हूँ।
ये रिपोर्ट वाला हो गया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। अब ये आ जाते हैं ट्रांजैक्शन पे। तो आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन पे आपको एक यहाँ पर प्लस साइन का बटन मिल जाएगा स्क्रीन पे, डैशबोर्ड पे। तो यहाँ से देख सकते हो कोटेशन, इनवॉइस, ऑर्डर और रिसिप्ट है। तो ऑर्डर, कोटेशन, इनवॉइस, रिसिप्ट, ये चार एंट्री मॉड्यूल मिल जाएंगे। अब जैसे ये कोटेशन एंट्री करने जा रहे हैं तो कोटेशन एंट्री में सेल कोटेशन लिखा है, पहले आपको पार्टी सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप आइटम, ऐड आइटम में बटन में क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ से आइटम सिलेक्ट करेंगे। आइटम सिलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव करने के बाद आप जो इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, शेयर किस में, व्हाट्सएप या ईमेल या ब्लूटूथ के माध्यम से भी इसको जो है शेयर कर सकते हैं। सेम सेल एंट्री के क्षेत्र में भी है, पार्टी सिलेक्ट करना है, ऐड आइटम बटन में क्लिक करें, आइटम वगैरह डाल के सेव करने के बाद ये शेयर बटन का ऑप्शन आ जाएगा, वाउचर सेव्ड होने के बाद फिर आप इसको सेव शेयर कर सकते हैं। सेम ऑर्डर के क्षेत्र में भी दिया गया है। रिसीव एंट्री के क्षेत्र में भी आपको ऐसे मिल जाएंगे। पार्टी सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही आप बिल वाइज एडजस्ट करना है तो एडजस्ट बिल में जाके आप बिल एडजस्ट कर सकते हैं, जिस बिल के अगेंस्ट पे आप रिसीव करना चाह रहे हैं पैसा मार्केट से। फिर आप इसको जो है शेयर करना चाहते हैं तो सेव करने के बाद ये शेयर बटन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है आपको मोबाइल ऐप से मिल जाएंगी। ठीक है, पीसी के माध्यम से। ये मोबाइल ऐप का स्क्रीन व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, ये आपको डैशबोर्ड स्क्रीन व्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर मेरा पाँच छः कंपनी है तो मुझे क्या पाँच छः मोबाइल ऐप खरीदने हैं। तो अब एक मोबाइल ऐप से भी पाँच छः कंपनी की रिपोर्ट देख सकते हैं, क्योंकि आपको एक ऑप्शन ऐड कंपनी का इसी के अंदर सेटिंग्स के अंदर मिल जाएगा। या आपके कंपनी में चार पांच फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो फाइनेंशियल ईयर भी मल्टीपल फाइनेंशियल वाइज आप रिपोर्ट देख सकते हैं चेंज करके मोबाइल ऐप पे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा डैशबोर्ड के अगर में टॉप में राइट साइड में बटन मिलेगा, वहाँ पर ऐड न्यू का बटन होगा। तो ऐड न्यू बटन में क्लिक करते ही लेफ्ट साइड में आपको जो आ रही है उसमें क्लिक करते ही आपको नया कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो नया कंपनी भी जो अगर आप मोबाइल ऐप में रिपोर्ट देखना चाहते हो तो उस नया कंपनी में भी मेक श्योर करें कि आपने उस क्या कंपनी में भी बीडेप आईडी बना के रखा है, क्योंकि बीडेप आईडी के बिना आप मोबाइल ऐप में एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो हर एक कंपनी का यूनिक आईडी क्रिएट होनी चाहिए। एक इस कंपनी के लिए जैसे आपने बीडेप आईडी ये बना के रखा है, आपकी एक दूसरे कंपनी भी है तो उसके लिए अब अलग बीडेप आईडी बना के रखें, क्योंकि जब आप ऐड न्यू कंपनी में क्लिक करोगे वहां पर तो आपको पहले बीडेप आईडी पूछेगा। इसके अलावा बिजी में मोबाइल ऐप को एनेबल करने के लिए आपको ये ऑप्शन एनेबल करना है, जो कि जनरल के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस जनरल के अंदर। तो बिजी में सबसे पहले तो आपको बीडेप आईडी क्रिएट करना है मोबाइल ऐप के लिए, फिर आपको मोबाइल ऐप एनेबल करना है और इसको सिलेक्ट करना है थ्रू क्लाउड सिंक्रोनाइज। ठीक है, उसके बाद मोबाइल ऐप को यूज करने के लिए जो भी यूजर्स होंगे उसकी यूजर इंटरफेस क्रिएट करना है यहाँ से, क्लाउड सिंक्रोनाइज यूजर। अब जो भी आप यूजर बनाएंगे, जो भी मोबाइल ऐप को एक्सेस करेगा, उसको क्या राइट दे रहे हैं, वो क्या क्या रिपोर्ट देख पाएगा, वो ट्रांजैक्शन में क्या राइट मिलेगा, उसको सेल करने का राइट मिलेगा या उसको रिसीव करने का राइट मिलेगा। तो आप यूजर, मोबाइल ऐप के लिए भी जो यूजर आप क्रिएट करो बिजनेस से, वो यूजर से उसको लॉग इन करना है। ठीक है, तो जब मोबाइल के लॉगिन स्क्रीन पे आएगा तो पहले बीडेप आईडी पूछेगा, फिर यूजर एंड आईडी एंड पासवर्ड पूछेगा। तो बीडेप आईडी आप जो जिस कंपनी का बीडेप आईडी डालोगे उसी कंपनी को एक्सेस कराएगा, और उसकी यूजर आईडी पासवर्ड जो भी कंपनी में आपने यूजर आईडी पासवर्ड बना के रखा है उसी यूजर आईडी पासवर्ड से उस मोबाइल ऐप पे लॉगिन करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर पहली बार फर्स्ट टाइम आप मोबाइल ऐप में एक्सेस करना चाह रहे हैं रिपोर्ट, और आपको पहली बार जो है फर्स्ट टाइम आपको ये क्लाउड सिंक्रोनाइज में जाके बल्क अपलोड करना है। कि फर्स्ट टाइम आप मोबाइल ऐप पे रिपोर्ट देखोगे, सब कुछ अपडेटेड देखना चाहोगे, अभी तक की जो भी एंट्री आपने डेटा मतलब आपके सर्वर पे करके रखा है उसको स्टार्ट अपलोड बटन क्लिक करो और एक बार में सारा डेटा अपलोड कर दे। इसके बाद जो भी मॉडिफिकेशन होते रहेंगे, नया नया एंट्रीज होते रहेंगे, उसके लिए बार बार ये बल्क अपलोड बटन में क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए एक ऑप्शन तो ये है, बल्क अपडेट में पहले क्या होता था, बल्क अपडेट क्लिक करते हैं तो पुराना एंट्रीज भी फिर चेक करने चालू कर देता था, उसमें टाइम ले लेता था। अब कंपनी ने ये कहा कि अगर आप चाहते हो कि सिर्फ जो मॉडिफाई एंट्री या क्रिएट एंट्री उसी को अगर मैनुअली अपलोड करना चाहते हो तो इंक्रीमेंटल अपलोड से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि ये मैनुअल अपलोड वाला बटन में क्लिक ना करूं तो बिजी एजेंट के अंदर भी एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, जो बिजी एजेंट आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे जो ऑटो बैकअपिंग में हेल्प करता है, तो उस पर भी एक ऑप्शन दिया गया है क्लाउड सिंक्रोनाइज कॉन्फ़िगर। तो यहाँ पर भी आप जाके अपना इंटरवल टाइम डाल सकते हो, जिस डेट में जिस टाइम में, जैसे मैंने 2 मिनट डाला है तो 2 मिनट बाद बाद जो भी मैं मॉडिफिकेशन एंट्री कर रहा हूँ या एंट्री कर रहा हूँ इस डेटा पे, तो वो मेरा मोबाइल ऐप में अपलोड होता रहेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये बिजी एजेंट ऑन रहेगा तो वो इंक्रीमेंटल मोड पे ये टाइमिंग के बेसिस पे वो अपलोड करता रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। और
डे 1 का डे 1 से लेकर डे 5 की जो भी प्रोडक्ट के रिलेटेड सेल एडवाइजर सेल्स के रिलेटेड जो भी टॉपिक था मैंने कवर कर दिया है ऑलमोस्ट। तो अभी किसी को कोई भी टॉपिक पे कोई भी पॉइंट पे कोई भी डिस्कशन करनी है तो पूछ सकते हैं सेशन पे, या अपने आपका क्वेरीज जो है आप अपने चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। If anybody has any queries, can ask me in this session or can share the queries on the chat box also. ऐसे हम लोग और भी सेशन करने वाले हैं वीकली बेसिस पे, जैसे अभी स्पेशलिस्ट सेशन भी होगी, सपोर्ट सेशंस भी होगा। तो इस तरह के सेशंस पे आप लोग अटेंड करें। आप लोग की बिजी पे जो भी आपकी क्वेरीज है, डाउट है, उसको लाइव इंटरेक्टिव सेशंस पे आप क्लियर करें, डे टू डे बेसिस पे जो भी आप हर्डल्स फेस कर रहे हैं। ठीक है। सो यू आर ऑल वेलकम इन दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग सेशंस। इसमें जैसे कस्टमर्स जो हैं वो आपको काम करने में बिजी में, कहीं पे भी कोई भी आपको समझ नहीं है, कोई भी ऑप्शन समझ नहीं है, तो दिस इज फॉर द कस्टमर्स ऑल्सो, कि आप अपनी क्वेरीज जो है हम हमसे पूछ सकते हैं। यूटिलिटीज तो बेसिकली आप यूज करें, आप कैसे यूज करना चाहते हैं। अगर आपको आप चाहते हो कि कोई डेटा को आप फ्रीज करके रख दो, कोई भी यूजर मॉडिफाई ना कर पाए, तो आप यूटिलिटीज के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको बैकएंड से कोई ईमेल या एसएमएस चलानी है, मतलब एक ईमेल सबको भेजना है एक साथ अटैचमेंट करके, तो आप सारे को एक बार में ईमेल फाइल अटैच करके भेज सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई एसएमएस करनी है, एसएमएस के लिए क्या होता है, एपीआई अगर आप लेके रखते हो तो एपीआई आप यहाँ पर एसएमएस एपीआई कॉन्फ़िगर में जाके आप अपना एपीआई डाल सकते हैं। जो भी आपको एपीआई प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा वो एपीआई आप डाल के रख सकते हैं। तो एपीआई के माध्यम से आपकी जो है यूटिलिटीज के थ्रू आप जो है सेम मैसेज सबको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ब्लॉक है, डीएक्टिवेट है, मतलब कि अगर किसी अकाउंट्स को आपको ब्लॉक करनी है या डीएक्टिवेट करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी एंट्री पे डीएक्टिवेट करनी है, किसी भी एंट्री पे ब्लॉक करनी है तो कर सकते हैं। I want to share once again that I we are or arranging this kind of session for both for our customers and both for our partner team also, so that they can get a enhanced knowledge on Busy, और कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट्स, जैसे बिजी को लेकर के आप डे टू डे बेसिस में काम कर रहे हो बिजी में, तो उसमें कुछ भी आपको समझना है, डाउट क्लियर करनी है, सो आप हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। एंड जो भी पार्टनर्स हैं जिनकी भी टीम की एनहांसमेंट हो रही है इसके थ्रू, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें इस टाइप के सेशंस को। और आगे भी हमारे नेक्स्ट वीक में भी और भी सेशंस होंगे इस तरह के, तो उस पर भी आपकी ज्वाइनिंग होने से आप खुद अपना नॉलेज जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर।